देखिए पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, whenever errors are noticed in the accounting records they should be rectified। अगर आप जब अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, यानी जब ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो और आपको ये पता लगता है, तो दे शुड बी रेक्टिफाइड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। सर इसमें पहले तो क्वेश्चन समझो इसने क्या बोला है। ये बोला है कि जब आपको एरर्स का पता अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते समय ही मिल गया, यानी जब आप अभी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो और तभी मिल गया, तो बताओ उनको कब रेक्टिफाई करोगे? सर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तक रुकोगे या हाथों देखी कर दोगे जब पता ही लग गया? तो सोच के देखो भाई, वो क्या बोल रहा है कि जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे तभी आपको पता लग गया, तो हम क्यों ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर के टाइम करेंगे? इसका आंसर होगा बी, विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड। यानी हम ये चाहेंगे ना कि अगर हमें एरर का पता ट्रायल बैलेंस से पहले ही चल गया तो ट्रायल बैलेंस तक क्यों वेट करोगे आप? ट्रायल बैलेंस कब बनता है? एट द एंड बनता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है कि गलतियों का पता तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के टाइम पर ही चल गया, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम उन्हें इमीडिएटली क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 110। अब देखो इसने क्या बोला, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, यानी ट्रायल बैलेंस के टोटल पर इफेक्ट आएगा, वो टैली नहीं करेगा। पहला, करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। आपने एक एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल बढ़ गया, बट टैली तो करेगा ना। आप सोचो आपने क्या किया, जैसे मान लो आपकी एक एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5000, आपने परचेज को भी 5,000 2 बार लिख दिया और राम को भी 5,500 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा आपका। दूसरा, क्रेडिट परचेजेस डेबिट टू परचेजेस एंड क्रेडिटेड टू कैश, इससे भी आपका टोटल टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर क्रेडिट परचेज की तो परचेज अकाउंट तो डेबिट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना, आप क्रेडिटर के बजाय आपने कैश को कर दिया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो बराबर हो गया आपका। आओ तीसरा, 5,000 कैश पेड टू क्रेडिटर is debited to creditor for 500 and credited to cash as 5,000। सी अमाउंट डिफरेंस आ गया। बिल्कुल, आप ये देखो ये क्या बोल रहा है, 5,000 कैश पे किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिटर टू कैश। यस सर। कितने से? 5,000। अब आपने क्या किया, क्रेडिटर में तो 500 लिखे और कैश में 5,000 लिखे, तो बताओ क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा क्या? नो सर। नो सर। समझ रहे हो, क्योंकि 2 अकाउंट अलग अलग अमाउंट से हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सी आंसर हो गया, क्योंकि इसने यही पूछा था कि इनमें से किस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका वो टैली नहीं होगा। क्लियर? तो यानी बैलेंस टैली नहीं होगा सी ट्रांजैक्शन की वजह से। रीजन क्या है इसका? इसमें एक अकाउंट तो आपने 500 से लिखा है और एक अकाउंट आपने 5,000 से। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा ना, क्योंकि एक तरफ तो 5,000 कम हो गए, लेकिन और एक तरफ क्रेडिटर कितने से कम हुए? केवल 500 से, तो 4,500 का डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में खड़ा रहेगा आपका। देखो, सेल ऑफ श्याम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट। आपने श्याम को माल बेचा है और इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बताओ इसकी वजह से कौन सा अफेक्ट होगा? क्या श्याम अकाउंट, क्या सेल्स अकाउंट, क्या सेल्स और श्याम दोनों? बिल्कुल, मैंने आपको तो पहले ही बता दिया, अगर बुक्स ओरिजिनल बुक्स में ही रिकॉर्ड करना भूल गए आप, तो दोनों ही अकाउंट क्या हुए होंगे आपके? गलत। तो यानी न तो आपका आपने सेल्स अकाउंट में एंट्री डाली और न आपने श्याम अकाउंट में,
तो दोनों ही अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे, इससे अफेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ, ध्यान से सुनना, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर अफेक्ट्स। ये बोल रहा है आपने किसी भी एरर को 1 साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड करने में गलती की है, तो इसका इफेक्ट पर्सनल अकाउंट पर पड़ेगा, रियल अकाउंट पर पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट पर पड़ेगा, या बोथ ए एंड बी पर पड़ेगा। सर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर दोनों में पड़ेगा, क्या करते पर्सनल हैं, अकाउंट मैं और आपको रियल बताता हूं। अकाउंट। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लोजिंग बैलेंस निकाला, तो क्लोजिंग बैलेंस को आपने बैलेंस कैरिड डाउन लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? यस सर। भाई किसी भी ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला आपने, तो वो बैलेंस सीडी आया। अब इसको आप क्या करके ले गए, बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारोगे अगले साल की ओपनिंग में, हाँ सर। तो आपने ये ओपनिंग बैलेंस गलत उतार दिया। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्लोजिंग बैलेंसेस किन किन अकाउंट के निकलते हैं, क्या सबके निकलते हैं क्या? सर रियल अकाउंट के वेरी गुड, और सर पर्सनल के भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किसने दिया? रिद्धि ने, किसने दिया? सर गलत है क्या? नहीं नहीं सही है, बहुत बढ़िया। मैंने ये बोला ना, आप देखो, आप जो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वो इमीडिएटली पी&एल में जाकर क्लोज हो जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं निकलता। बैलेंस केवल और केवल किसका निकलता है? सर रियल और पर्सनल। आप कभी भी देख लो, क्या डेटर का बैलेंस निकालते हो आप? हाँ। क्या क्रेडिटर का निकालते हो? यस सर। क्या कैश का बैलेंस निकालते हो? यस सर। क्या आप असेट्स के बैलेंसेस निकालते हो? हाँ। लेकिन क्या आप सैलरी का बैलेंस निकालते हो? नो सर। नहीं, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम है ना, वो इमीडिएटली उसी साल या तो ट्रेडिंग में डाल दी जाएगी या फिर वो पी&एल में डाल दी जाएगी, कभी भी उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता। तो अब इसने यही पूछा है कि जब हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया, तो कैरी फॉरवर्ड में कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा? तो कैरी फॉरवर्ड केवल और केवल दो ही चीजों का होता है, कैरी फॉरवर्ड या तो रियल अकाउंट का होता है या पर्सनल का। तो यानी आंसर क्या हो गया इसका? डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, क्योंकि या तो वो गलती पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करेगी या वो रियल अकाउंट को इफेक्ट करेगी। तो आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको सोचना था कि कैरी फॉरवर्ड करते समय कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे आप। चलिए पॉइंट नंबर 5 सुनना, गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला प्रसाद थ्रू द बुक्स as 722, the rectification entry will be, उसने बोला है लाला विल बी डेबिटेड बाय 450, लाला विल बी डेबिटेड बाय 272, लाला विल बी क्रेडिटेड बाय 722 और लाला विल बी क्रेडिटेड बाय, यानी आप रेक्टिफिकेशन में देखो कि लाला को क्या करना है आपको, क्या चीज? हाँ, रिटर्न बाय लाला प्रसाद है ना, हमने उसको माल बेचा होगा तो उसने हमारी सेल्स रिटर्न की है। सर क्रेडिट 450, सॉरी हाँ 450 सर डेबिट लाला वाला। डेबिटेड बाय 450। क्रेडिट बाय Debit. 450 तो ऑप्शन ही नहीं है पहले। नहीं सर डेबिट सॉरी 450 से। चलिए अब मुझे बताओ जल्दी से, देखो गुड्स रिटर्न किया है तो मेरी बुक्स में तो ये क्या बना? सेल्स रिटर्न। रिटर्न बनी। सेल्स रिटर्न बनी। सेल्स रिटर्न कितने से था? 272। 272, ठीक है। और जबकि मैंने कितने से लिख दिया? 722। 722 से, तो डिफरेंस बताओ। सर 450। ठीक है, अब बुक्स में गलती हुई है तो गलती तो दोनों अकाउंट में हुई है, पर लाला का पूछा है। बट अपने को जो ऑप्शन दिए हैं वो केवल लाला के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो गलती को ठीक करोगे तो आप क्या करोगे बताओ? आपने सर लाला टू सेल।
बिल्कुल आप एंट्री करोगे लाला टू सेल्स रिटर्न। तो भाई आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न थी तो 272 की, तो आपको सेल्स रिटर्न टू लाला करनी थी 272 से, लेकिन आपने उसकी जगह 722 से कर दी। तो आपने सेल्स रिटर्न को ज्यादा डेबिट कर दिया और लाला को ज्यादा। तो अब लाला को क्रेडिट अगर ज्यादा कर दिया तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो यानी ऐसा होता है कि मतलब हमेशा की अगर अमाउंट में मिस्टेक आएगी तो वो एंट्री जो रेक्टिफाइड होगी रेसिप्रोकल होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो यहाँ पर तो उसने ओरिजिनल बुक्स में गलतियां कर दी तो दोनों अकाउंट गलत हुए, पहली बात तो ये इस वजह से कराएंगे। हाँ दोनों अकाउंट गलत हुए ना, क्योंकि बुक्स में ही गलती हो गई, लेजर पोस्टिंग में गलती नहीं हुई। तो इसलिए अब हम वापस से एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो लाला को रिवर्स करते समय अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 450 से डेबिट। तो मेरा ऑप्शन हो गया 5th का ए। बोलो क्लियर। यस सर। चलिएगा 6th क्वेश्चन पे आते हैं। सुनना, इफ अ रिसीट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश, यानी जो हमारा एक डेटर था उससे हमें 200 रुपए मिले, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड शो। अब इसने प्रॉफिट पर इंपैक्ट मांग लिया। अगर हमें डेटर से 200 रुपए मिले और हमने उनको नहीं लिखा तो सर इनकम बढ़ी, प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा, डिक्रीज ऑफ 200। क्या सर डिक्रीज ऑफ ₹200। कैसे भाई। अच्छा पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चार्ट बनवाया था प्रॉफिट के इंपैक्ट का। हाँ मैंने क्या लिखा था उसमें, जरा पढ़ो एक बार रिद्धि, मैंने उसमें क्या लिखा था वो पढ़ो। सर कौन सा वाला, पीएनएल वाला ना। चार्ट बनवाया था मैंने प्रॉफिट का, तो पीएनएल हाँ हाँ सर, ड्यू टू रेक्टिफिकेशन एंट्री या ड्यू टू एरर। ड्यू टू एरर। एरर में सर, इफ आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल डेबिटेड ड्यू टू एरर, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज। ठीक है, इफ आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्रेडिटेड ड्यू टू एरर, देन नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज। अब मुझे बताओ इस एंट्री में पीएनएल का कौन सा आइटम आया है। अगर आपको कैश। डेटर से कैश मिला, पीएनएल में आता है कैश। नो सर। कैश पीएनएल में कब से आने लग गया, कैश रिसीव हुआ डेटर से, एंट्री करी होगी आपने डेटर टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तब मुझे बताओ पीएनएल का कौन सा आइटम आया इस एंट्री में, क्या कैश पीएनएल में जाएगा या डेटर पीएनएल में जाएगा। सर डेटर जाएगा। पीएनएल में डेटर कब से जाने लग गए, अरे पीएनएल अकाउंट में क्या जाता है भाई। अब आप ये ना कम से कम ये बेसिक लेवल का आपको आनी चाहिए, ट्रेडिंग पीएनएल में क्या आइटम जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। अब इसमें से इनकम और एक्सपेंस कौन सा है कैश और डेटर में, असेट है दोनों तो। दोनों असेट है, तो व्हाट विल बी द आंसर, प्रॉफिट पर। अरे सर नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ये लो सी आंसर होगा, प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया क्योंकि इस अकाउंट में पीएनएल का कोई आइटम ही नहीं आया आपका। मैं फिर आपको कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने इसलिए बार बार 3-4 बार इस बात को रिपीट किया था कि ये ध्यान रखना कि आपसे जब वो प्रॉफिट पर इंपैक्ट पूछेगा तो आइटम ढूंढना ट्रेडिंग और पीएनएल का, क्योंकि प्रॉफिट पर इंपैक्ट केवल और केवल ट्रेडिंग और पीएनएल के अमाउंट से आता है, बाकी किसी से नहीं आएगा। बोलो क्लियर बिल्कुल। सर हाँ जी बोलो। सर जैसा भी आपने बताया था कि अच्छा सर इसमें तो कोई भी नहीं था मतलब पीएनएल का, ठीक है सर। इसमें अपन को अगर वो पूछेगा कि प्रॉफिट पे क्या फर्क है तो अपन को डायरेक्टली देखना है कि पीएनएल पे क्या इफेक्ट करेगा। तो इसमें अपन सिर्फ पीएनएल वाली आइटम देखेंगे कि वो डेबिट हो रही है क्रेडिट, और फिर उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट का इफेक्ट देखेंगे। बिल्कुल यही तो लिखवाया मैंने सर मेरे को लगा कि दोनों को देखना है। दोनों को नहीं, आप देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने कहीं भी एसेट और लायबिलिटी का नाम ही नहीं लिया था नोट्स लिखवाते समय। मैंने नहीं केवल एक ही बात लिखवाई है, आप देखो उसको ध्यान से, एरर का और रेक्टिफिकेशन का, कि अगर वो आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट होता है तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट, और अगर वो आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट होता है तो इंपैक्ट। मैंने कहीं भी असेट और लायबिलिटी की तो बात ही नहीं की, हमें पता होना हाँ चाहिए सर इसमें ना ट्रेडिंग पीएनएल में क्या आता है। चलें आगे, हाँ सर। आ जाओ 7th। सुनना, क्रेडिट परचेज ऑफ 950 फ्रॉम सुधीर was recorded in purchase book by 590। हाँ आराम से करो, ट्राई करो। तो आपको बताना है रेक्टिफिकेशन एंट्री में इनमें से कौन सी चीज होगी।
एंट्री करके देखा करो, अपने आप पता लग जाएगा। सर डेबिट होगी 360 से, यानी ए बोल रहे हो आंसर, है ना? यस सर। चलो और देखें, बाकी जने भी करो। सर ए होगा सुधी परचेज अकाउंट 360 से डेबिट। वेरी गुड। और देखो भाई, बाकी जने भी करो। सब जनों को खुद अपने आप समझ में आना चाहिए। आप बताओ, बहुत इजी चैप्टर है ये, इससे डरते हैं इतना, लेकिन ये सबसे आसान होता है इसको करना। ठीक है, किसी का है कोई जिसको समझ नहीं आया हो? परचेज अकाउंट एंट्री यही होगी ना, परचेज टू सुधीर। हाँ बिल्कुल, 360 से एंट्री हो जाएगी ये। हाँ 360 बिल्कुल, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। तो हमें ये एंट्री करनी चाहिए थी 950 से, हमने करी कितने से? तो बाकी 360 से और कर दो। तो अब यही तो कंफ्यूजन है ना, जैसे ये तो मेरे पास आती थी, अब आपने पहले इस पे रेसिप्रोकल जोड़ा तो सुनो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पहले ज्यादा से कर दी थी, अब कम करना है तो उल्टा ही करना पड़ेगा। ये और चीज अब समझ में आई कि अगर ज्यादा से कर दी और कम करना है तो उल्टी, और कम कर दी और ज्यादा करनी है तो कोई बात नहीं। ये क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोगों ने जो 11th 12th पढ़ी ना, वो ऑनलाइन पढ़ी मैक्सिमम तो। और 11th 12th में एक्चुअली मैं बताऊंगा, टीचर्स भी उतना ही पढ़ाते हैं वो। भाई देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपने मतलब कम अमाउंट से एंट्री करी, तो आपको जितना अमाउंट और लिखना था उससे सिमिलर एंट्री डालनी पड़ेगी आपको। और अगर ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल हो पाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उससे हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। आ जाओ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, which of these errors affect only one account? ये बोल रहा है इनमें से कौन सी एरर है जिसका इंपैक्ट केवल एक अकाउंट पर पड़ेगा, यानी दोनों के बजाय एक सिंगल अकाउंट पर। एरर ऑफ कास्टिंग एक पे ही पड़ेगा, क्योंकि अपन जब टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग जिस अकाउंट की अपन ने गलत की होगी, मैं चलो वो मैं सर हाँ जी बोलो। सर जैसे एरर ऑफ कास्टिंग है ना, हाँ तो सर उसमें जैसे अपन ने मान लो एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि जैसे सेल्स का अकाउंट अंडर कास्ट कर दिया, तो सेल्स को तो अपन क्रेडिट कर देंगे, कुछ है नहीं तो सस्पेंस भी आएगा। तो सर दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं ना? दोनों कहाँ हुए भैया? सस्पेंस को हम उसको बराबर करने के लिए खोलते हैं, अकाउंट थोड़ी बनता है ऐसे सस्पेंस का एंट्रियों में। नहीं। रेक्टिफिकेशन करते हो इसलिए सस्पेंस खोलना पड़ता है। हाँ। ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी एरर है जिसका इफेक्ट एक अकाउंट पर पड़ेगा, तभी तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस के थ्रू लेकर जाओगे। फिर आप समझ रहे हो, अगर दोनों अकाउंट पर इफेक्ट पड़ जाता तो क्या सस्पेंस खुलता? क्या नहीं, सस्पेंस केवल कब खुलता है? जब वन साइड एरर होती है। बस, तो वो यही पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी वन साइडेड एरर है बेसिकली। तो एरर ऑफ कास्टिंग वन साइडेड हो सकती है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड वन साइड हो सकती है, एरर ऑफ पोस्टिंग वन साइड। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, सारी हो सकती हैं ये वन साइडेड एरर। सर कैरी फॉरवर्ड हो गया कि मैंने अमाउंट ही गलत लिख दिया, कास्टिंग में लिख दिया कि टोटल गलत, अमाउंट आगे ले जाने में गलती और लेजर पोस्टिंग में गलती। ठीक है। चलिए 9। अब देखो फिर प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पूछ रहा है वो। अगर गुड्स 1750 का सप्लायर को रिटर्न किया है,
रॉन्गली इसे सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, तो बताओ प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा? धीरे धीरे पढ़ो आराम से, क्योंकि प्रॉफिट पर इंपैक्ट के लिए ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी है। सर क्रेडिट का ये थी परचेज रिटर्न। सर इंक्रीज हो जाएगा, लिखा नहीं, उल्टा सेल्स रिटर्न लिख दिया हमने। सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा? हाँ कैसे भाई? सर सेल्स रिटर्न्स में डाला है तो सर रेक्टिफिकेशन एंट्री से थोड़ा ना करना है, उससे मतलब सेल्स रिटर्न से क्रेडिट कर दिया ना गलती, सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट साइड में आते हैं। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो अब आपको ये देखना है कि आपको जो एंट्री देनी है वो किस तरह से देनी है। मतलब एरर की दोगे या रेक्टिफिकेशन की दोगे आप इम्पैक्ट? एरर, एरर से नहीं, हमेशा रेक्टिफिकेशन से इम्पैक्ट देखे जाते हैं। दिया वो तो भाई ये तो पता ही है हमें, सेल्स रिटर्न किससे होगा आपका। अब इसने ना कुछ नहीं लिखा ना एरर का, क्योंकि इसने दोनों ऑप्शन दे दिए, एरर का भी दे दिया और रेक्टिफिकेशन का भी दे दिया। सर इसकी जो परचेज रिटर्न वाली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? भाई देखो एक बार देखते हैं अपन, देखो दोनों का पहले देखो, अगर परचेज रिटर्न किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न को ले लिया हमने। तो सेल्स रिटर्न अगर हमने बुक की तो क्या एंट्री कर दी? सेल्स रिटर्न टू डेटर 1570। तो अब अगर हम सही करेंगे तो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर डेबिट से डेटर डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न, अमाउंट अलग लगाएंगे। टू परचेज रिटर्न और टू एक मिनट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यही करोगे? हाँ सर। तो अब अगर आपने इस रेक्टिफिकेशन को किया तो ये दोनों अमाउंट डेबिट साइड आए कि नहीं आए? ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, वापस से देखो, देखो आपने सबसे पहले 1750 का माल सप्लायर को रिटर्न किया, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न 1750। बोलो यहां तक ठीक है? लेकिन आपने इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में कर दी, तो आपने एंट्री डाल दी होगी सेल्स रिटर्न 1570 टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न में एंट्री डालोगे तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगी, और आपके पास आ गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब अगर इसको ठीक करोगे तो आप केवल ट्रेडिंग कैंडल के आइटम पर सोच लो, ज्यादा लंबा सोचने की एंट्रियां बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था ना, आपने नहीं किया, तो अब करेंगे, तो मैं इसका मतलब टू परचेज रिटर्न लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर। आओ, और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट, तो टू सेल्स रिटर्न। एक मिनट रुको, ये तो गड़बड़ हो गया ना, लेकिन तो सही है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। क्रेडिट करूंगा अगर आइटम को तो प्रॉफिट बढ़ेंगे मेरे, अगर मैं 2 P&L। आंसर क्या है इसका? 9 सर मेरा तो बी बताया है। क्या बता रहा है? सर मैंने तो बी बताया, बाकी 9 का डी बता रहे सर। क्या लिखा है 9 का? क्योंकि गड़बड़ कर दिया, डिक्रीज बता रहे सर ये। डी, हाँ डी बोल रहा है। लॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज। इसमें अपन ने जो किया उसमें बढ़ रहा है, बढ़ गया ना, अपन ने तो क्रेडिट किया ना आइटम को, अगर क्रेडिट करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए फिर तो। और एरर की वजह से अगर करेंगे तो एक को डेबिट किया, इसका कहने का मतलब एरर की वजह से तो कर ही नहीं सकते। नहीं तो पूछ तो रेक्टिफिकेशन से ही रहा है, लेकिन अब रेक्टिफिकेशन से ये कैसे दे रहा है ये? फिर गूगल नहीं तो वो तो आंसर देगा ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ी देगा गूगल में इसका।
सर हम लोग इसे डेबिट करेंगे तो ये डिक्रीज ही तो होगा। नहीं, अपन डेबिट नहीं, एक्चुअली में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने आइटम को क्रेडिट किया है ना। यस सर। अब वही दिक्कत आ रही है ना, ये इसको कैसे वे में ले रहा है, क्योंकि टू भाई कल जो अपन कर रहे थे, अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो कल अपन ने अगर किसी आइटम को डेबिट किया था, एक सेकंड रुको ना, फिर सो एंट्री वापस देखो ना, डेबिट करूंगा, सेल्स रिटर्न लिख दिया, ये तो फिर कुछ गड़बड़ कर दी इसने। सर पीछे आंसर नहीं गूगल पे भी यही आंसर आ रहा है सर, आंसर तो सही है। नहीं, बट प्रॉफिट डिक्रीज कैसे हो जाएगा फिर? ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज कैसे होगा? लेकिन ये तो बढ़ रहा है ना प्रॉफिट तो आपका। भाई आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हो और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हो, अगर आप किसी आइटम को क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट से तो प्रॉफिट बढ़ता है आपका, कम कैसे होगा? और अगर एरर की वजह से जाऊं तो भी नहीं हो सकता, निकालना तो रेक्टिफिकेशन का ही है मुझे डिफरेंस। कोई और है क्या इसका प्रॉफिट का? या तो फिर प्रॉफिट का इंपैक्ट अपन ने गलत ले लिया है। पहले तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा था ना, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी, प्रॉफिट के इंपैक्ट का तो पहले ही आया ना ये क्वेश्चन आपका। चलो एक बार मैं देख के बताऊंगा आपको, 9th का एक बार छोड़ो उसको, आप पहले अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसके प्रॉफिट का इंपैक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसमें फिर, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग तो फिर अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए आपका, घटेगा कैसे फिर जीपी? आंसर बी होना चाहिए फिर तो। चलो एक बार देखते हैं अभी, विच ऑफ 10th पर आओ जब तक एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर? इनमें से कौन सी एरर वन साइडेड एरर है? 500 परचेजेस ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स अकाउंट एट ऑल। ये तो पता ही लग गया टू साइडेड है, क्योंकि हम पूरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना भूल गए। 500 रुपए जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस थे वो हमने क्रेडिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कर दिए। सही हुई ना? क्यों? डेबिट खर्चा था ना, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी वन साइडेड एरर है, क्योंकि इसमें आपका ये इसमें बोल रहा है आपने 500 रुपए का जो एक्सपेंस था, एक मिनट रुको पहले चेक कर लो इसको, 500 रुपए का खर्चा था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट अगर आप खोलते हो तो डेबिट होना चाहिए था टू कैश, और आपने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट में कर दिया, इसको क्रेडिट ले आया। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया बी। बी आपकी वन साइडेड है। ऊपर की तरफ क्या आएगा? ऊपर की तरफ दूसरा अकाउंट में गलती नहीं मानेंगे ना अपन। अच्छा, भाई यही तो गड़बड़, गड़बड़। बिल्कुल वो सस्पेंस से आ जाएगा। सर ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करना है तो पर क्रेडिट कर दिया। हाँ, तो इसकी फिर रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? जैसे करेक्ट एंट्री तो ये थी ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, हाँ। तो अपन ने रॉन्ग की, हो गया सस्पेंस टू क्रेडिट एक्सपेंस। नहीं सस्पेंस ये क्रेडिट नहीं रेक्टिफाइड है, है। ये तो रेक्टिफाइड कर दी ना आपने। भाई एक्चुअली में ये हुआ, कैश में गलती नहीं हुई। अगर आप कैश में भी गलती मान लोगे तो फिर तो गड़बड़ हो गया, फिर तो डबल साइडेड एरर हो गई, फिर तो बुक्स में गलती हो गई। इसने सिर्फ ये बोला कि हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मतलब डेबिट करने के बजाय उसको क्रेडिट कर दिया, तो कैश तो हमारे पास से गए ही होगा, क्योंकि खर्चा तो हमने कैश में ही किया होगा, तो कैश तो सही हो गई, कैश बुक में गलती नहीं हुई है, गलती केवल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट में हुई है। तो अब अपने को अगर उसको ठीक करना है तो अपने को सस्पेंस के थ्रू उसको सर इसकी रॉन्ग एंट्री में तो डेबिट फिर कुछ हुआ ही नहीं। क्या?
हाँ रॉन्ग एंट्री जो है उसमें तो डेबिट कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो कैश चाहिए तो टू कैश, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं आप समझे नहीं, एंट्री में गलती नहीं हुई, लेजर पोस्टिंग में गलती हुई होगी इसकी। यानी अच्छा ठीक है सर। भाई आपने जब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट खोला होगा तो टू कैश आना था ना। हाँ बाय कैश लिख दिया। बिल्कुल आपने बाय साइड में डाल दिया, लेकिन कैश बुक में सही लिखा होगा। अब आप ये मत समझना यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ बाय साइड में लिख दिया तो इसका मतलब कैश बुक भी गलत हो गई। केवल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट गलत हुआ है आपका, कैश बुक में आपने करेक्ट एंट्री की होगी बिल्कुल, इसीलिए ये सिंगल साइड एरर बनी। वरना तो अगर मैं ये मान लूंगा ना कि कैश बुक में भी गलती हो गई तो फिर ये डबल साइडेड एरर हो जाएगी फिर तो ये। नेक्स्ट 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, omitting to record a transaction entirely, तो बी तो नहीं करेगा। देखो रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, सी भी नहीं करेगा, क्योंकि सब्सिडरी बुक ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती है, और अगर ओरिजिनल में गलत रिकॉर्ड करोगे तो दोनों अकाउंट गलत हो जाएंगे आपके। सर ए। तीसरा, पोस्टिंग एंड एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अमाउंट, ये भी नहीं करेगा। सर ए। ए है मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस करने में गलती हो गई सर मुझे तो टोटल अफेक्ट होगा, अफेक्ट कैसे करेगा? यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा आपका। अच्छा भाई आप देखो, अगर मान लो आप किसी ट्रांजैक्शन को एंटायरली सब्सिडरी बुक में लिखना भूल गए, तो सब्सिडरी बुक में मैंने आपको बताया था दोनों अकाउंट गलत होंगे, तो दोनों तरफ ही नहीं लिखा, तो डेबिट भी नहीं लिखा और क्रेडिट भी नहीं लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। दूसरा इसने बोला आपने फिर वापस से रॉन्ग एंट्री कर दी सब्सिडरी बुक में, यानी 5000 की जगह सब्सिडरी बुक में 500 लिख दिया, तो भी मैच हो जाएगा क्योंकि दोनों अकाउंट गलत हो गए। फिर ये बोल रहा है तीसरा, पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, नाम कुछ और लिख दिया, लेकिन जैसे राम के जगह मोहन को डेबिट कर दिया, तो डेबिट भी हो गया एक आइटम और क्रेडिट भी, तो इसलिए वो भी मैच करेगा। लेकिन अब ये बोल रहा है एक अकाउंट का बैलेंस निकालने में गलती कर दी, जैसे मैंने राम का अकाउंट बनाया, तो राम के अकाउंट में जो राम के अकाउंट की एंट्रियां थी उनका बैलेंस आ रहा था 500 रुपए डेबिट, उसकी जगह मैंने 1000 रुपए डेबिट कर दिया, तो एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ, क्योंकि राम के अकाउंट में दूसरी एंट्रियां सेल्स बुक की आई होंगी, वो हो गई हुई थी, तो इसका मतलब मैंने बैलेंस करने में अगर गलती की तो ये मेरे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेगी। 12th, ये तो वापस रिपीट हो गया क्या 12th? Which of these error only affect one account? All of the above. all of the 13th, which of these errors affect two or more account? ऐसी कौन सी एरर है जिनमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट आते हैं, एरर में हो सकते हैं। देखो कंप्लीट ओमिशन, बिल्कुल कंप्लीट ओमिशन करोगे तो दो तो एटलीस्ट गलत होंगे। यस। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हो जिसमें अपन कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर मान लेते हैं, तो ये भी होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, नो सर। क्यों? एरर ऑफ पोस्टिंग, सब पोस्टिंग है, हाँ वन साइडेड एरर। नहीं, तो बात वो नहीं हो रही, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एरर का इफेक्ट दो या दो से ज्यादा अकाउंट पर पड़ेगा, तो दो अकाउंट पर पड़ेगा ना। जैसे मान लो राम में पोस्टिंग करनी थी और मोहन में कर दी, तो राम भी अफेक्ट हुआ और मोहन भी अफेक्ट हुआ। आप सोच के देखो, आपको राम अकाउंट में लिखना था तो वो आपने लिखा नहीं, तो अब आप राम में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और मोहन से वापस कैंसिल करोगे तो दो अकाउंट में गलती हुई ना। केवल ये पूछ रहा है, एरर ऑफ पोस्टिंग, बिल्कुल भाई सब में होगी ना इनमें। तो देखो ये क्या बोल रहा है, समझो, एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में कर दी, रॉन्ग अमाउंट नहीं बोल रहा। यानी ये बोलना चाह रहा हाँ है सर। कि राम के बजाय मोहन के अकाउंट में गलती हो गई, तो आपके दो अकाउंट अफेक्ट कर गए। मोहन को गलत लिख दिया तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा और राम में लिखोगे, तो ये सारे ही ऑल ऑफ दीज, इन सभी से आपके दो अकाउंट एटलीस्ट अफेक्ट होंगे। सर हाँ जी बोलो। सर एक बोलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल बताना क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि जैसे मान लो आपने क्या किया,
आपने है ना प्लांट का इंस्टॉलेशन करवाया, ठीक है, और Yes, sir. उसको आपने P&L में लिख दिया, यानी उसे आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया, जबकि वो खर्चा कहाँ आना चाहिए था? कैपिटल। कैपिटल, यानी प्लांट में जुड़ना चाहिए था ना। हाँ। तो एक तो प्लांट अकाउंट गलत हो गया कि नहीं हो गया आपका, और एक जिस खर्चे के नाम से लिख दिया वो अकाउंट भी गलत हो गया। जैसे ऐसे मान लो कि मैंने प्लांट के इंस्टॉलेशन को, या प्लांट के, ऐसे समझ लो आप, प्लांट के इंस्टॉलेशन की वेजेस दी थी मैंने, और उसे गलती से वेजेस अकाउंट में लिख दिया, तो बताओ क्या क्या गलती हुई? सब प्लांट में हो गई और वेजेस में हो गई। तो एक से ज्यादा अकाउंट में गलती हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। बस, तो प्रिंसिपल एरर की वजह से दो से ज्यादा अकाउंट, दो या दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं हमेशा। अच्छा। सर P&L भी तो होगा और असेट का भी होगा। प्लांट एंड मशीनरी में जो हमारी वेजेस है वो उधर ही लिखी, वो प्लांट एंड मशीनरी में जुड़नी चाहिए ना आपकी, बैलेंस शीट वेजेस में वेजेस में लिख ही नहीं सकते, प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी वजह से। सर यहाँ पे अगर खाली एरर ऑफ पोस्टिंग लिखा होता तब वो वन साइडेड एरर ही मानते वन हैं। साइडेड एरर हो सकती है, क्योंकि एरर ऑफ पोस्टिंग दोनों तरह की हो सकती है, वन साइडेड भी और टू साइडेड भी। सर जहाँ पे आगे टू रॉन्ग अकाउंट लिखा होगा तब वहाँ पे टू साइड एरर होगा। अगर इसकी जगह जिससे मैं रॉन्ग अमाउंट कर दूं अगर केवल, तो रॉन्ग अमाउंट करने का मतलब क्या हुआ? मैंने अकाउंट तो सही किया, अमाउंट गलत लिखा, तो फिर ये वन साइडेड एरर बन गई है बात। ओके सर। 14 इनमें से कौन सी एरर ऑफ प्रिंसिपल है? यहां पर आपने रेवेन्यू सर B। या बी, पता ही लग रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट था, उसे आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, जबकि इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट किस पे आना चाहिए? प्लांट अकाउंट में आना चाहिए था आपका। नेक्स्ट, 200 रुपए आपने वेजेस के पे किए मशीन के इंस्टॉलेशन पर, तो उसे कहां डेबिट होना चाहिए, किस अकाउंट में जाना चाहिए वो? तो मशीन के में। बिल्कुल, अभी मशीन अकाउंट। में जाना चाहिए। एक बार मुझे आपको बस ये प्रॉफिट वाला बताना है, या तो मैंने आपको रूल गलत लिखवा दिया या ये क्वेश्चन गलत है। 9th वाला देखते हैं, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, क्योंकि हमेशा देखा रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट ज्यादा। सर अगर अपना सर हाँ बोलो। सर अगर अपना देखो रूल गलत होता ना तो एक और था ना, जैसे P&L वाला क्वेश्चन की अफेक्ट क्या करेगा P&L वाला, वो अपना सर सही है। हाँ, नहीं मुझे यही तो लग फिर रहा है रूल तो सही है। कि मैं एक बार और चेक कर लूंगा, मेरे हिसाब से आंसर फिर बी होना चाहिए, कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका। मैंने उसी को देख के आपको आंसर बताया था। हाँ, गूगल पे भी वही आ रहा है। नहीं वो तो बी आ रहा है उस पे भी। तो गूगल पर तो यही का यही क्वेश्चन डला हुआ होगा ना, हाँ। ऑप्शन भी यही का यही होगा। हाँ। बिल्कुल, आप जैसे अगर मान लो गूगल पे कहाँ से आया हुआ है, जैसे ये स्कैनर या मॉड्यूल वहीं से तो हुए होंगे ना ये, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपका आ जाएगा। इसका देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट कैसे ढूंढा है, तो वो मैं किसी और बुक से देखूंगा कि भाई प्रॉफिट पर इंपैक्ट देखते कैसे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न के आते हैं आपके रेक्टिफिकेशन के। सर फिर तो इजी है। हाँ बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो जैसे एरर का इफेक्ट बताना P&L में या फिर रेक्टिफिकेशन का। हमेशा रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट होता है, रेक्टिफिकेशन ठीक है। रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट पर जो इंपैक्ट आएगा वो बताना है। अच्छा, आपके ना अगले टेस्ट के चैप्टर्स थोड़ी बताए थे अभी मैंने आपको, कब है अगला इसका? हाँ सर। सर 19th नंबर डाल दी मैम ने ग्रुप में, अभी नहीं डाले नंबर? डाल दिया सर। मैम ने डाल। कितने आए हाईएस्ट? 48 है सर शायद। तो 19 को है। सर सर जी सर वो जो पेपर में है ना एक क्वेश्चन था, मतलब मेरे 48 आए थे, एक क्वेश्चन गलत था। हाँ। सर वो क्वेश्चन वैसे तो आपने एंट्री तो वही लिखवा रखी है, चलो मैं मतलब एक बार देख लूंगा कौन सा था, वो अपन डिस्कस कर लेंगे ना, जिसके जो गलत हुए एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे, जिसके जो गलत हुए वो, है ना? ठीक है सर। कंसाइनमेंट सर आज करवानी? शाम को कर लो। नहीं, आज पहले मैं एक बार कंसाइनमेंट खत्म करूंगा, आज तो मैं कल हाँ ले, सर। है ना? एक आपके अगले टेस्ट में आएगा, एक तो कंसाइनमेंट। सर मैंने नहीं किया कंसर्न। तो अब करो, अब तो कब करोगे फिर? डेप्रिसिएशन, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स,
सर फाइनल अकाउंट्स का कौन सा? जो है ना ट्रेडिंग पी&एल वाला, एडजस्टमेंट्स वाला करवाया था। सर और कौन एक सा? आ जाएगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 4 टॉपिक लूंगा मैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने एक बार में तो हो जाएगा ना। अभी तो आज 13 ही हुई है ना, हो जाएगा वो तो। 17 सर एक बार ये फाइनल अकाउंट्स वाला कौन सा है? क्या? फाइनल अकाउंट्स वाला ये सोल प्रोप्राइटर वाला है क्या? हाँ, एडजस्टमेंट वाले के ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वो सब। अच्छा और मे बी पॉसिबल शायद ये पेपर बड़ा लूंगा मैं आपका, यानी 1 आवर से ज्यादा का, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो क्वेश्चन शायद ज्यादा रहेंगे इसमें। 50 क्वेश्चन करीब 50 क्वेश्चन। हाँ अप्रोक्स मान के चलो 50, क्योंकि फिर तभी अच्छे से तैयारी होगी ना, तो वो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा टाइम में रख लेंगे अपन, पेपर का टाइम अलग रख, क्योंकि ये वाला जो पेपर होगा वो मेरे ऐप पे ही होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा इवैल्यूएशन ऑटोमेटिक सब होता जाएगा, आपको तुरंत आपके मार्क्स भी पता मेन लगेगा। एग्जाम कितने टाइम का होगा? वो जैसे एग्जैक्ट करना है। वो तो अभी सर जो बीआरएस का तो हुआ ही नहीं सर। हाँ जी, मेन एग्जाम कितनी देर का होता सर इसमें तो अपन के जैसे बीआरएस हो गया तो वो और अगले ले लूंगा, एक और टेस्ट रख लेंगे ना भाई, वो तो अच्छा और रखोगे? बीआरएस भी जोड़ दो, लो बैंक सर रिकंसिलिएशन। अरे नहीं सर, मैं जोड़ने के लिए नहीं बोल रही है? भाई मैं सर। ठीक है, 4 टॉपिक का है ना। सर एक काम करना आप मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, हाँ। मुझे